डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी। जी धन्यवाद। अभी हम सर बात करें तो कृषि। जी अब तो कहा जा रहा है कि कृषि अब तो सिर्फ गांव की कहानी नहीं रही गई है, जी बल्कि इसमें करियर बनाया जा सकता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स से कृषि में निकल रहे हैं। हम जब आप यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं तब आपकी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी हम मध्य प्रदेश में देखें तो कृषि विश्वविद्यालय में कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं जो यहाँ से अध्ययन करके निकल रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हर माता पिता की जिज्ञासा होती है कि बच्चे का पैकेज क्या है। जी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में बना था और तब से लेके अभी तक निरंतर यहाँ देश की और प्रदेश की सेवा कर रहा है। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, राष्ट्रीय और यहाँ स्टेट के तो कहने ही क्या है, उनका बड़ा योगदान रहा है। और करीब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ जबलपुर और मध्य प्रदेश में होने वाली जितनी फसलें हैं, कॉमर्शियल और फूड ग्रेन की और वेजिटेबल्स की, इसमें 383 करीब वेराइटी निकाली हैं। और इन किस्मों का बड़ा योगदान इस दृष्टि से है कि जो हम पारंपरिक हमारी किस्में होती थी पुरानी ग्रामीण क्षेत्रों में और उसी को लगाते थे, तो उनका उत्पादन जो है बहुत कम होता था। और आपको ध्यान हो कि जब भारत में हमारी जो जनसंख्या कम थी तो हमारे पास भोजन के लिए भी अन्न नहीं था और हमने अमेरिका से बुलाया था PL-84 और ये लाल गेहूँ बुलाया था। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उनका योगदान ये है कि उन्होंने तकनीक भी विकसित की कृषकों के लिए। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जब अविभाजित था तो छत्तीसगढ़ भी इसी में आता था, पशुपालन विभाग भी इसी में था और इनका सबका योगदान है इसमें। और यहाँ से जो छात्र निकले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी भी सेवा दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, कुछ ADG डायरेक्टर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर ICR रहे हैं और भारत सरकार कृषि विभाग में अभी भी हैं हमारे छात्र। और कुछ अभी पिछले वर्ष में 3 हमारे IAS भी निकले हैं। उपलब्धियां काफ़ी ज़्यादा हैं जी। मध्य प्रदेश में बात करें, हालांकि हम देखें कि जो उत्पादन तो बड़ा है, रिसर्च क्या कहता है, जहरीला भी हो गया है क्या हमारा भोजन है, हमारा खान पान है, क्योंकि इसमें यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर इनकी मात्रा काफ़ी अधिक है। नहीं, देखिए क्या है, जब किसी भी चीज़ की पूरा तकनीकी तरीके से प्रयोग होता है, हमारे यहाँ अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और उनको हम 3 से 4 साल 5 साल तक भी करते हैं। आपको बता दें एक वैरायटी निकालने में 6 से 7 वर्ष लगते हैं, किस्म को निकालने में। एक किस्म को निकालने में 6 से 7 साल क्योंकि का वो समय लगता है। मल्टी लोकेशन, और जब वो भारत सरकार से रिलीज होती है तो हम देश के अलग अलग राज्यों में भी उसकी करते हैं कि वो उत्पादकता, उसके वो गुण वही रहते हैं कि नहीं, तब वो रजिस्ट्रेशन होती है, नोटिफाई होती है। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपने ये कहा कि जो केमिकल डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम हर फसल की, गेहूं हो, दलहन में भी अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग ड्यूरेशन पे पकती भी हैं वो, तो हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं। जैसे डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो किसी भी रोग के लिए क्या रोकथाम होगा, कीट व्याधि के लिए क्या होगा, वो भी लिखते हैं। वो प्राकृतिक तरीके से कैसे रोक सकते हैं, केमिकल तरीके से किसको रोक सकते हैं, और जमीन के अंदर अगर रोग है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हम डोज लिखते हैं। लेकिन अभी सामने ये आ रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये आगे बढ़ा है खेती का क्षेत्र, तो जबलपुर की ले लें तो यहाँ एक जिला एक फसल में मटर जो है, ग्रीन मटर जो है वो बहुत पॉपुलर है और पर डे यहाँ पर 400 से 450 ट्रक करीब हरी मटर आती थी और बाहर जाती थी। अब मटर चूँकि उसमें जड़ा से भी अगर मौसम का प्रभाव पड़ता है और उसमें कीट व्याधि आती है तो केमिकल डाल से स्प्रे करते हैं। लेकिन केमिकल स्प्रे की रोक नहीं है, कितनी डोज जारी जा रही है और उसको कितने दिन रेसिड्यू रहता है उसका, कि 10 दिन के पहले ना तोड़ें। तो ये जो ध्यान नहीं रखा जाता है वो बाजार में आ जाती है कि इस समय रेट अच्छे मिलेंगे। उसका न केवल मनुष्य के ऊपर
बाकी सभी लोगों को आप उसका छिलका भी फेंकेंगे तो पशु खाएंगे या कोई भी खाएंगे, उसके बहुत ज़्यादा हानिकारक परिणाम हैं। और इसीलिए देश जो में एक अभियान चलाया है प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मतलब किसी के उसमें नहीं है, कि क्योंकि जो हमारी सबसे प्राइम लोकेशन की खेती थी, बहुत अच्छी उत्पादन करने वाली, वो हमारे गैर कृषि उपयोग में जा रही है, क्योंकि विकास भी जरूरी है, वेयर हाउस भी बनाना है, सड़कें भी बनाना है, रेल भी बनाना है, और दूसरे महत्वपूर्ण जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं। इसके साथ रियल एस्टेट में भी बहुत जमीन गई है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण भूमि गई है। अब हम पीछे चले गए। जबलपुर में जब हम यहाँ पर खेती हो रही है तो देखिए, धान लगाते हैं या सोयाबीन लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम हरी मटर लगा रहे हैं, तो एक फसल ले लेते हैं, फिर दूसरी फसल भी मटर की लेते हैं, फिर हम मूंग लगाएंगे या कोई और फसल लगाते हैं, चना वगैरह। तो ये है 400% क्रॉपिंग इंटेंसिटी का यूज कर रहे हैं हम उस भूमि का। जैसे आम आदमी थक जाता है दौड़ते दौड़ते, या मशीन भी थक जाती है, तो कार भी को भी ठंडा करना पड़ता है, तो हम 400% की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की तो उस भूमि से निकाल रहे हैं। पानी भी उतना ही उपयोग कर रहे हैं। भूमि के तो सांसें फूल रही होंगी। सांस क्या मतलब, ये है सभी को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि उपयोग बहुत जरूरी है। उतना दोहन करो जितना हमारे पूर्वज करते आए या जो प्रिस्क्राइब्ड है। ज़्यादा करेंगे तो भविष्य इसका काफ़ी कठिनाई देने वाला है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सजेशन कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो बता रहे हैं। आपके यहाँ पर हम सामने देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय के छात्र भी बैठे हुए हैं। उनके पास हमारे साथी माइक लेकर जाएंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश के किसानों को बतौर कुल गुरु आप सलाह क्या देते हैं, खेती कैसी करें कि दोहन भी उतना ही हो जितना जरूरी है, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, हम वो भी लोग कायम रहे। हम क्या है, मैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय में 27 जिले आ रहे हैं अभी। पहले तो पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था। उनमें हम गांव-गांव भी जाते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, गांव में कहीं भी कैंसर नहीं गया, आपको बता दे रहे। पहले होता नहीं था। अभी सबसे नज़दीक में नरसिंहपुर है, वहाँ भी इसी प्रकार की फसल पद्धति अपना रहे। और हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, पटेल साहब, 250-300 हेक्टेयर की ज़मीन है, उनको कैंसर हो गया। फिर हम जब रायसेन तरफ से जा रहे थे तो वहाँ पर रुके, जैसे चाहे किसानों से मिले, उनके बच्चा 7 साल का है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे छोटे छोटे कई लोगों को जो बीमारियाँ हो रही हैं, ये केवल मनुष्य को नहीं हो रही। देखो, हम आपको एक मूल बात बताएं, हम जो भी स्टोरेज में रखते हैं धान वेयर हाउस में, उसमें फ्यूमिगेंट डालते हैं केमिकल कि कीड़े नहीं लगें, और उसकी डोज भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि बिल्कुल ना लगें। जब वो बाहर निकलता है तो हम कहीं उसमें चिटनी लगाते हैं कि इसको उपयोग करने के पहले क्या क्या सावधानी रखना है, वो रखना चाहिए। और फिर वो जो बचा हुआ अनाज है नीचे का है, वो हम बाहर फेंकते हैं, तो उसको पशु पक्षी भी खाते हैं, अन्य जानवर भी खाते हैं। तो आपने देखा होगा जो पूरा पर्यावरण है, आपने बहुत से ऐसे पक्षी हैं, चिड़ैया हैं, चील हैं, कौवा हैं, ये नहीं देख रहे होंगे, गाय हैं, उनको भी मतलब बीमारी होती है, खाना खिलाते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जो है कृषि के लिए, वो इसलिए कम हो रहा है कि हमने गाय पालना कम कर दिया। और नहीं तो जो गाय का गोबर है वो खेती में यूज होता था, तो उसकी उर्वरा शक्ति बची रहती थी। तो सभी से आपके माध्यम से कर रहे हैं, गाय भी पालें, और इतनी अधिक संख्या में मतलब केमिकल का उपयोग न करें, संतुलित करें, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी को करें, तो जिससे पूरा पर्यावरण भी बचा रहेगा। और न केवल पशु पक्षी और मनुष्य, सभी के हित में होगा, मतलब उनके हेल्थ के। कह सकते हैं कि सबके हित में वो रहेगा। और जो यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो बीच में हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उपलब्धि यहाँ पर गाड़ी, झंडे गाड़े हैं। कोई एक स्टूडेंट सवाल पूछे, क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मेरा नाम अक्षत ताम्रकार है। मैं कृषि का छात्र हूँ और मेरे जो घर परिवार है वो कृषि से जुड़ा हुआ है और मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि जब हम देश और प्रदेश की बात करते हैं तो उसके भविष्य में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम जो देख रहे हैं, जो युवा हमारे देश के हैं, ग्रामीण अंचल के हैं, वो कृषि से दूर जाकर, कृषि छोड़कर अन्य नए व्यापार और कामों में जा रहे हैं, जिससे कृषि से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है और इस पे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ रहा है। तो मेरा सर से सवाल ये है कि हम
ऐसा क्या करे और आपका इसमें क्या सुझाव है कि जो हमारे प्रदेश का युवा है वो वापस ग्रामीण अंचल को पकड़कर कृषि से जुड़कर और एक युवा उद्यमी, एक युवा एंटरप्रेन्योर उसमें बन सके? इसमें आपका क्या सुझाव रहेगा? नहीं, सुझाव ये है आप लोगों के लिए, अभी जो अपन ने कोर्स डिजाइन किए हैं 9 में जो मॉड्यूल हैं वो स्किल के हैं। 6 महीने हम सिर्फ स्किल सिखा रहे हैं आप लोग को, जो अभी चल रहे हैं। और जो पढ़ चुके, बैचलर में पढ़ चुके हैं, उनके लिए रावे का जो प्रोग्राम है वो ग्रामीण क्षेत्र में 6 महीने का अनुभव का है, कोई क्लासरूम टीचिंग नहीं है। और ELP का प्रोग्राम है। अब ये है कि कौन कितना उसको निपुणता से समझता है। रहा कि इनका ये कृषि में बचे रहें, ये बात सही है कि हम भौतिकवादी हो गए हैं। जो गांव के किसान हैं जिनके 50-50, 60-60 हेक्टेयर की ज़मीन है, उनके बच्चे भी वहाँ खेती नहीं करना चाहते, उनके पूर्वजों की खेती है। क्योंकि वो बाहर कहते हैं कि हमको 6 महीने रुकना, 1 हेक्टेयर में मतलब 60,000 रुपये मिलेंगे तो मैं जाके 10,000 की नौकरी कर लूँगा। तो हमको सुनिश्चित ये होगा कि 60,000 तो मिलना है। जबकि कृषि जो है वो जोखिम का मामला है, इसमें अतिवृष्टि हो सकती है, रोग हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, ये है। तो प्राकृतिक रूप से ये जुड़ा हुआ है और हमें प्रकृति के रूप से जब भी जुड़े रहेंगे वहीं रहेंगे। और खेती जो है इसको अगर तकनीकी तरीके से और बहुत अच्छे से क्या, इससे अच्छा कोई है नहीं। बहुत से किसान जो हैं, जब अभी किसान मेला हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने गिना, आप लोग को बता रहे हैं कि करीब जो उसमें 29 गाड़ियां थीं भाई साहब, वो सब 30 लाख से ऊपर की थी और सब किसान भाई थे। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं किसानों के लिए। तो इसको दिल से करना है, ये नहीं कि हम उसको सिकमी दे दें या वो दे दें। तो वो क्या कर रहा है वो अलग है। सभी युवाओं से ये है, अगर आपके यहाँ खेती हो रही है तो सबसे पहला काम आप खेती में कंटिन्यू करें। और जो आर्या योजना है उसमें यही हमने कल्पना की है कि जो ग्रामीण के युवा है वो ग्राम में ही रहे, वो शहर की तरफ न भागे। क्योंकि जब वो यहाँ आ जाता है तो वो खेती जो है वहाँ की छूट जाती है और फिर वो हम राज्य को भी उसका मदद नहीं कर रही, उत्पादन नहीं हो रहा, खाली छोड़ दी, या आपके माता पिता वृद्ध हो गए तो बेच दी। तो सभी से ये अनुरोध है वहीं है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतनी योजनाएं हैं कि आप घर बैठे, चाहे आपको मालूम है कितने प्रकार के इंटीग्रेटेड फार्मिंग संगठन है, IFS है, उसमें आप अगर रुचि लेंगे तो वहाँ से पैसे की कमी नहीं है और गुणवत्ता युक्त उत्पादन आप बेचेंगे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे चर्चा करने के लिए। जो कृषि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और जो युवा हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए। सर हमारे 55 जो स्टार्टअप हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा उनको राशि उपलब्ध कराई गई है और कई लोगों का टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर चला गया, जिन्होंने अभी अभी युवाओं ने शुरू किया है ये कार्य। एक बार फिर तालियां बजती हैं। तो खेती जो है लाभ का धंधा है, इसे माने, और भारत की जो आत्मा गांव में बसती है। तो जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलगुरु हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा जी, उनकी सलाह यही है कि भारत की आत्मा को आप बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा करने के लिए।